Assalamu alaikum guys, welcome to English Venture. We are starting a series of business vocabulary from basic to advanced. This series is gonna help you to learn business English either you are a student or going to start your own business. इस पूरी सीरीज़ को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि बिज़नेस से रिलेटेड वोकेबलरी हो या फिर बिज़नेस की दुनिया में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश टर्म्स, सब कुछ एक ही सीरीज़ में आपको अवेलेबल होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. मोनोपोली. मोनोपोली का उर्दू में जो है मीनिंग वो है इजारादारी. इजारादारी यानी कि लफ्ज़ से ही जैसा कि ज़ाहिर हो रहा है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी इजारादारी हो, यानी उस जैसा कोई भी जो है वो ना हो. मोनोपोली उसके लिए इंग्लिश में, बिज़नेस इंग्लिश में इसके लिए जो टर्म यूज़ करते हैं वो है मोनोपोली. A monopoly is a firm who is the sole seller of its product and where there are no close substitutes. यानी मोनोपोली एक ऐसी कंपनी है जो कि सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर के तौर पर एक यूनिक प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आए, यानी इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो. जब भी कोई भी कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट से इंटायर इंडस्ट्री को डोमिनेट करती है तो और क्योंकि उसकी प्रोडक्ट के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि उसका एक तो जो है वो कंपटीशन बहुत कम होता है. उस जैसी प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना सकता. अगर कोई बना भी सकता हो तो उस जैसे एटलीस्ट नहीं बना सकता. इसके लिए जो है वो बट द क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू क्रिएट मोनोपोली. द ईजिएस्ट वे इज़ बाय द गवर्नमेंट granting a company exclusive rights to provide goods as monopoly. सो फर्दर हम इसकी टाइप्स को भी जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं. बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं बट यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि मोनोपोली है क्या. मोनोपोली बस कह सकते हैं कि एक इजारादारी है. किसी भी कंपनी को उस जैसी प्रोडक्ट जो है वो कोई और नहीं बना सकता. ये ग्रांटिंग के थ्रू भी होता है, यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट से ग्रांट ली हो कि अभी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इस जैसी प्रोडक्ट भाई और कोई नहीं बना सकता, बैंड है सबके लिए, तो इसे हम कहेंगे कि ये उन्होंने मोनोपोली जो है प्रोडक्ट बनाई है. उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं मोनोपोली की. तो ऐसी कंपनी जो होती है वो एज ए सिंगल सेलर ही कह सकते हैं काम कर रही होती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा वर्थ रखती होती है. सो जैसे कहते हैं मैं नहीं तो कौन बे, सो यहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं आप. तो मोनोपोली भी ऐसा ही सीन है कि बस जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे कोई और कंपनी. Remuneration, the term that we use, remuneration, इसके लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पारिश्रमिक या फिर मुआवजा, जो एक बहुत ही सिंपल टर्म है. रेम्यूनरेशन वी कैन से इज़ द टोटल कंपनसेशन पेड टू द एम्प्लॉयज़ फॉर देयर सर्विसेज, यानी कि एम्प्लॉयज़ को उनकी सर्विसेज के बदले, उनके काम के बदले जो भी कंपनसेशन दी जाती है उसके लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं रेम्यूनरेशन. इन एडिशन टू द बेसिक सैलरी, जो कि कह सकते हैं उनकी बेसिक सैलरी के अलावा होता है. इट इंक्लूड्स बेनिफिट्स लाइक कमीशन हो सकता है, बोनसेस हो सकते हैं, ओवर टाइम पेज भी हो सकते हैं एंड अदर फाइनेंशियल कंपनसेशन हो सकते हैं पेड बाय द एम्प्लॉयर्स, यानी कि जो काम करवाने वाला है उसकी तरफ से दिया जाता है टू देयर पर्सनल, जो कि अपने मुलाजमीन को या अपने एम्प्लॉयज़ को जो एक्स्ट्रा जैसे कह सकते हैं इन एडिशन टू देयर सैलरी जो पे किया जाता है, उसके लिए हम रेम्यूनरेशन का वर्ड यूज़ करते हैं. आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन जिसका उर्दू में लफ्ज़ है, इसका जो मायने है वो है सालसी. जैसा कि इसके इस उर्दू के लफ्ज़ से ही हमें पता चल रहा है, जो लोग उर्दू का अच्छा नॉलेज रखते हैं उन्हें पता होगा कि साल इसका मतलब होता है 3. तो सालसी कोई भी थर्ड पर्सन होता है जिसे किसी भी झगड़े को जो है वो उसका हल निकालने के लिए जो है वो बुलाया जाता है, हायर किया जाता है या उसकी मदद ली जाती है. आर्बिट्रेशन, द आर्ट ऑफ कोर्ट रेजोल्यूशन ऑफ अ डिस्प्यूट between parties to a contract decided by an impartial third party in the arbitrator.
यानी कि आउट ऑफ कोर्ट किसी भी रेजोल्यूशन को किसी भी डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए, उसका फ़ैसला करने के लिए दो पार्टीज़ के दरमियान, ज़ाहिर है कोई भी झगड़ा जो है या कोई भी डिसएग्रीमेंट दो पार्टीज़ के दरमियान में होता है, तो उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान में उस मामले को सुलझाने के लिए, उसका फ़ैसला करने के लिए जिस थर्ड पार्टी की मदद ली जाती है उसे आर्बिट्रेटर कहते हैं। और इस सारे सिनेरियो के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो आर्बिट्रेटर का वर्ड यूज़ होता है। सो आर्बिट्रेशन इज़ द फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव दैन लिटिगेशन। ये अदालती सिस्टम से जो है वो कम कॉस्ट भी है और जो है फास्टर भी है, क्योंकि अदालती सिस्टम में आपको जो है वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सो उसकी निस्बत जो है ये इसमें कम टाइम लगता है। और जो ये आर्बिट्रेशन वर्ड है, वी कैन से दिस वर्ड कम्स टू इंग्लिश वाया लैटिन वर्ड arbitrary and its meaning to judge। सो इसमें जो थर्ड पार्टी होती है वो इम्पार्शियल पार्टी यानी गैर जानिबदार होती है, जिसका दोनों पार्टीज़ जिनके दरमियान झगड़ा होता है उन दोनों पार्टीज़ के साथ उसका कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं होता, तो एक इम्पार्शियल पार्टी होती है। और इम्पार्शियल पार्टी क्या करती है? जज करती है। सो इसका जैसे कि नाम से, इसके इस लफ्ज़ के मीनिंग से ही ज़ाहिर हो रहा है कि टू जज यानी कि जज करना है किसी को किसी भी बात पर, और फिर उस जजमेंट की बुनियाद पर जो है वो फ़ैसला करना। तो जो आर्बिट्रेशन है इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। आर्बिट्रेशन जो है वो मतलब किसी भी किस्म की हो सकती है, लाइक डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन भी हो सकती है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन व्हेन पार्टीज लिव इन द सेम सिटी, तो जब सेम सिटी में दोनों पार्टीज़ रह रही हों तो उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए हम जो आर्बिट्रेशन हायर करेंगे उसे हम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन कहेंगे। और आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी हो सकती है। व्हेन डिस्प्यूट्स आर बिटवीन टू पार्टीज़ लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्रीज़, जब भी दो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में झगड़ा हो, यानी दो पार्टीज़ हैं, दो ममालिक हैं, दोनों ममालिक यानी एक मुल्क जो है वो एक पार्टी, दूसरा मुल्क दूसरी पार्टी, तो दोनों मुल्कों के दरमियान में जो झगड़ा है उस झगड़े को रिज़ॉल्व करने के लिए जो यूज़ होगी टर्म उसे हम कहेंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेट। तो इसके लिए भी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं जो एज ए आर्बिट्रेटर काम करते हैं। और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेज भी हो सकता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेज जो है वो इसमें इंस्टीट्यूट जो है वो एक्ट करता है एज एन आर्बिट्रेटर, तो वो किसी भी दो पार्टीज़ के दरमियान में वो इंस्टीट्यूट जो है वो उस झगड़े को रिज़ॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। तो जिस सिनेरियो का मतलब जिस तरह का भी झगड़ा होगा, डोमेस्टिक होगा, इंटरनेशनल होगा या लोकल बेस पे होगा, तो उसी तरह की जो है वो आर्बिट्रेटर जो होगा उसको हायर किया जाएगा और उसी तरह का जो है वो उसकी हेल्प ली जाएगी। बट इस सारे सिनेरियो के लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे वो उसे हम आर्बिट्रेशन कहेंगे, क्योंकि आर्बिट्रेशन का मतलब ही है थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी उस सारे सिनेरियो को देखेगी और गैर जानिबदाराना फ़ैसला करेगी डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए, जो कि किसी भी दो पार्टीज़ के दरमियान में होगा। वो पार्टीज़ कोई भी हों, इंटरनेशनल लेवल पे हों या फिर लोकल लेवल पे हों। ट्रेड ऑफ के लिए उर्दू में वर्ड इस्तेमाल होता है तिजारत बंद, और एक और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बराबर का मुबादला। इन माई ओपिनियन द राइट वर्ड इज़ बराबर का मुबादला। एज इन इकोनॉमिक्स अ ट्रेड ऑफ इज़ डिफाइंड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि मौके की लागत इसे कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू माई टेक अ डे ऑफ वर्क टू गो टू अ कंसर्ट, गेइंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग योर फेवरेट बैंड। आपने क्या किया कि आपने अपने ऑफिस से या कहीं भी आपकी जो वर्क प्लेस है जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपने डे ऑफ लिया। किस लिए लिया? आपने मौका आपके पास कौन सा था? दूसरा, आप कंसर्ट एंजॉय करना चाहते थे, उस कंसर्ट को देखने के लिए आपने क्या किया कि एक दिन की छुट्टी ली। तो उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा आपने उठाया, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी की आपने एक लागत, एक कीमत अदा की, और वो कीमत क्या थी कि आपकी उस दिन की सैलरी डिडक्ट होगी। सो उस दिन की जो सैलरी डिडक्ट होगी और उसके बदले में आप अपना कंसर्ट जो है, फेवरेट कंसर्ट बैंड जो भी है, उसको आप इंजॉय कर सकेंगे।
तो इस सिचुएशन में आपने ट्रेड ऑफ किया, यानी कि आपने बराबर का मुबादला दिया। आपने छुट्टी की, आपको क्या मिला? आप कंसर्ट एंजॉय करने जा रहे हैं और इसके बदले में आपने एक दिन की सैलरी सेक्रीफाइस की। सो इसके लिए हम ये टर्म यूज़ करेंगे ट्रेड ऑफ। द पर्पस बिहाइंड दिस बिकॉज दिस प्रिंसिपल disciplines us to use resources efficiently and without waste and make us alert about resources. So in this situation we use this term trade off. ट्रेड ऑफ टर्म का मकसद ही कॉस्ट एंड प्रॉफिट को बैलेंस रखने की कोशिश करना है। यानी एक आपने काम जो नहीं किया उसके बदले में आपको सैलरी नहीं मिल रही, दैट मीन्स कि आपने कहीं और जो है अपना टाइम दिया, कहीं और टाइम अपना जो है वो इन्वेस्ट किया। सो आपने उस इंजॉयमेंट या उस टाइम को इन्वेस्ट करने के बदले में आपने ऑफिस का कह सकते हैं कि लॉस किया। सो आपने उस मौके की लागत पे की, आपने अपनी सैलरी दी। सो इस सिचुएशन के लिए हम राइट वर्ड जो यूज़ करते हैं वो ट्रेड ऑफ होगा। ओके, द टर्म दैट वी हैव कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है सरमायाकारी। Capital investment is the acquisition of physical assets by a company for use in furthering its long-term business goals and objectives। यानी कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए काम कर रही होती है। इसमें कोई भी फ़र्द जो है, कोई भी पर्सन जो है उस कंपनी के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करता है। कोई भी, यानी आप उसके अंदर जो सरमायाकारी करते हैं, जो भी उस कंपनी के लिए करते हैं, लाइक आप उसमें उसके हिस्सेदार बनते हैं, कैसे आप उसमें अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें सरमाया कर सकते हैं। कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक आप कैश इन हैंड की फॉर्म में, और उसके आप शेयर्स खरीदते हैं या व्हाटएवर, आप किसी भी तरह से उसका जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और जिसका फ़ायदा जो है वो कंपनी को भी होता है और आपको भी होता है। आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक ऐसी अमाउंट है जो कि आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी अपने मकसद को पूरा करने के लिए उसको इस्तेमाल करती है। इससे जो भी इनकम जनरेट होती है उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो आपको एज ए इन्वेस्टर भी होता है और कंपनी को तो ऑब्वियसली होता है। सो इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, लाइक लैंड है, बिल्डिंग्स है, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर। सो जिस तरह का भी काम होगा किसी भी कंपनी का, कोई लैंड परचेज़ कर रही है, कोई बिल्डिंग बना रही है, कोई मशीनरी या कोई भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर बना रही है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए आप उस कंपनी में एज ए इन्वेस्टर जो है आप काम करते हैं। उस कंपनी में आप अपना सरमाया इन्वेस्ट करते हैं, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका फ़ायदा आपको अल्टीमेटली फिर होता है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।